हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो आज हमारा चौथा दिन है, चौथी क्लास होगी आज हमारी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, CGL 2016 के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 17, 18 और 19 इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भाई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ना वीडियो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना कुछ शेयर करते हो। चलो अच्छा, क्लास शुरू की जाए। कॉपी, उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन दोनों निकाल लिए होंगे। चलो देखो भाई, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो भी मीनिंग नया मिल रहा है उसको नोट डाउन करना ही करना है, और जो आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, और साथ के साथ जो है पेपर सॉल्व करना है। चलो देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहला सिनोनिम का क्वेश्चन है। कैसे पहचाना सिनोनिम का क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। बेस्ट एक्सप्रेसिव लिखा हुआ मतलब सिनोनिम ही पूछा है। देखो अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। मीनिंग क्या दे रखा है, मीनिंग दे रखा है लेबीरिंथ, LABYRINTH। लेबीरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया जानते हो, जहाँ पे जाके आदमी रास्ता भूल जाए तो उसको बोलते हैं भूल भुलैया। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग होता है मेज़। मेज़ का मतलब भी होता है भूल भुलैया। एक और दूसरा मीनिंग होता है, वो भी नोट कर लेना इसी का। क्या होता है, MEANDER। मींडर का मतलब भी होता है भूल भुलैया। एक और तीसरा मीनिंग होता है, वो भी नोट कर लेना। क्या होता है, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, यहाँ पे जाके आदमी भूल जाए रास्ता। तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, लेबिरिंथ बोलते हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन में मेज़ दे रखा, तो पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, और भी ऑप्शन देख लो। पैथ, PATH, पैथ का मतलब होता है रास्ता। तीसरे ऑप्शन में क्या देखा है, स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है वेरी टॉल बिल्डिंग, टावरिंग बिल्डिंग, जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, गगनचुंबी इमारतें बोलते हैं जिनको, बड़े बड़े शहरों में होती हैं, उनको बोला जाता है स्काई स्क्रैपर। और डी वाला ऑप्शन देखो, बढ़िया मीनिंग है। डी वाले में क्या दे रखा है, डी वाले में मीनिंग दे रखा है इम्पैस। इम्पैस का मतलब क्या होता है, इम्पैस का मतलब होता है हॉल्ट। हॉल्ट मतलब जानते हो, हॉल्ट का मतलब होता है रुकावट, बाधा, तो उसको बोला जाता है इम्पैस। तो पहला पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अपोजिट का क्वेश्चन है, मतलब एंटोनिम का क्वेश्चन है। एंटोनिम पूछा है तो मीनिंग देखो अच्छा क्या दे रखा है, मीनिंग दे रखा है बैरेन, BARREN। अच्छा वर्ड है, सुना होगा बैरेन। बैरेन का मतलब क्या होता है, याद करने की ट्रिक भी बताई थी इसकी। क्या बताई थी, बैरेन मतलब बिना रेन का। बिना रेन का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बंजर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बंजर। तो बंजर का अपोजिट पूछा है, तो बंजर का अपोजिट क्या होगा, जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता हो। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता हो, ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं फर्टाइल। FERTILE। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उपजाऊ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन हो सकता हो, उपज हो सकती हो। तो आंसर हो जाए, उल्टा ही तो पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन देखो फटाफट से। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, मीनिंग दे रखा है एबंडेंट, ABUNDENT। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं एबंडेंट। सी वाले का मीनिंग जानते होगे, हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है, कठोर। और डी वाला अच्छा वर्ड है, देखो डी वाला अच्छा मीनिंग है, इसको इसको नोट कर लेना। डी वाला क्या दे रखा है मीनिंग, FALLOW, फैलो। फैलो का मतलब होता है जोतना। फैलो का मतलब क्या होता है, फैलो का मतलब होता है प्लो करना। ये मीनिंग तो ये वाला सुना ही होगा, प्लो, PLOUGH। प्लो का मतलब क्या होता है, जोतना। तो जुताई करना उसको बोलते हैं फैलो, दूसरा मीनिंग फैलो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया होगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 3 पे आते हैं। देखो अच्छा, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब किसका क्वेश्चन है ये, स्पेलिंग का क्वेश्चन है। और कौन सी स्पेलिंग पूछी है, सही स्पेलिंग पूछी हुई है। पढ़ो ध्यान से मीनिंग। मीनिंग कौन सा, देखो देख के समझ में आना चाहिए कौन सा मीनिंग है। मिसोगाइनस, मिसोगाइनस की स्पेलिंग चेक करवा रहा है तुमसे। एक बात तो ध्यान रखनी है, मिस ओ, ये वर्ड ध्यान रखो, कई बार आगे भी मिलेगा। मिस ओ वन वर्ड का वर्ड है, मिसो रूट वर्ड है। और ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है हेटर। मिसो का मतलब क्या होता है, हेटर। हेटर मतलब जो हेट करता हो। तो MISO यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो देखो कौन से ऑप्शन में जो है MISO आ रहा है। देखो पहला और तीसरा वाला तो तुरंत काट दोगे अगर इतनी बात पता है। तो पहला आंसर नहीं हो सकता और तीसरा भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। और बी और डी में से एक आंसर होगा। तो बी वाला देखो क्या दे रखा है, मिसोगाइनस, GYNOUS, बिल्कुल सही बात है भाई, GYNOUS। गायनस या गायनिको, ये किससे रिलेटेड है वर्ड, गायनस या गायनिको का मतलब होता है रिलेटेड टू वेमेन। तो वेमेन के लिए बोला जाता है। तो मिसो का मतलब था हेटर, तो मिसोगाइनस का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो आंसर जान लो। आंसर कौन सा हो जाएगा, सही स्पेलिंग। सही स्पेलिंग लिखी हुई है बी वाले की। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बी वाले का मीनिंग है हेटर ऑफ वेमेन। हेटर ऑफ वेमेन मतलब औरतों से जो घृणा करता हो, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है, उसके ऐसे आदमी को बोलते हैं मिसोगाइनस।
ठीक है, याद हो जाएगा। ना पता हो तो नोट कर लेना। आगे बढ़ जाओ, नंबर 4 पे आते हैं। 4 से लेके 6 तक देखो एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं। स्पॉट दी एरर क्वेश्चन पढ़ो, ग्रामर का पार्ट है, पढ़ो अच्छा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का मतलब क्या है? साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार, देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स, देयर आर मतलब हैं, ए लॉट ऑफ आंसर मतलब बहुत ज़्यादा आंसर मतलब उत्तर, अबाउट इट इस चीज़ के, किस चीज़ के? अब देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करो ऐसा किसकी गलती लग रही है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, यहाँ तक तो कोई गलती है ही नहीं, अकॉर्डिंग के साथ टू आती है। देयर आर लॉट ऑफ, यहाँ भी कोई गलती नहीं है क्योंकि लॉट ऑफ लगा रहे हो तो आर लगानी पड़ेगी। अब देखो लास्ट वाले जब सी वाले पार्ट में आओगे तो एक चीज़ समझो, प्रीपोजिशन की गलती है यहाँ पे, समझ पाए क्या है? वर्ड होता है आंसर, आंसर के साथ ध्यान रखो, आंसर के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है? आंसर के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, ना कि अबाउट। और यहाँ पे क्या दे रखा है? अबाउट। तो गलती इसी पार्ट में, आंसर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगी? टू। ना पता हो तो नोट कर लेना, आगे भी मिलेगा इस तरह का, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो आंसर के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। तो गलती कौन से पार्ट में? सी पार्ट में गलती हो जाएगी। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाओ, नंबर 5 क्वेश्चन पे देखो। दे आर कमिंग, क्या सेंटेंस? दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड दे रखा है और आगे टू भी लगा रहा है स्ट्रेट के साथ। यहाँ भी ये वाला सेंटेंस भी प्रीपोजिशन का ही है और प्रीपोजिशन की गलती इस वाले में भी है। यहाँ पे स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन जब बोल रहे हो तो डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन क्या लगानी पड़ेगी? डायरेक्शन के लिए इन लगानी पड़ेगी। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं स्ट्रेट इन अवर डायरेक्शन, सीधे हमारी ही, यही तो बोलो, सीधे हमारी डायरेक्शन, हमारी दिशा में, ऐसे बोलते हैं। वे हमारी ही दिशा में आ रहे हैं, तो क्या लगाएंगे वहाँ पे? न टू ना लगा के क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। तो गलती कौन से पार्ट में हो जाएगी इस वाले सेंटेंस में? बी पार्ट में गलती है, स्ट्रेट इन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आई बात? बिल्कुल सही है, आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ो अच्छा। सेंटेंस क्या दे रखा है? द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स्ड हो गई। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? मतलब गिर गई, क्षति हो गई उसकी। एट द आफ्टरनून, देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर ये वाला थोड़ा सा पढ़ के आए हो, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ गए ये तो सभी। देखो द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स हो गई एट द आफ्टरनून, एट अबाउट 4 o'clock, लगभग कितने? 4 बजे के आसपास। तो एट द आफ्टरनून, तो एक चीज़ ध्यान रखो, या तो बोलो, क्या बोलोगे? या तो बोलो इन द आफ्टरनून, क्या बोलोगे? इन द आफ्टरनून। अगर द लगाया है आफ्टरनून के साथ या केवल नून के साथ, ध्यान रखना ये वाली बात, नून के साथ या आफ्टरनून के साथ अगर दा लगा रहे हो तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? इन। और अगर दा नहीं लग के आ रहा है तो ध्यान रखना कौन सी प्रीपोजिशन आएगी उस कंडीशन में? क्या आएगी? एट। अगर केवल नून लिखा होता तो यहाँ पे क्या लगाते? एट। एट लगा होता सही हो जाता, क्योंकि इसमें दा लग के आ रहा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एट ना आके क्या आएगी? इन आएगी, इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो कौन से पार्ट में इसमें भी गलती हो जाएगी? इसमें भी बी पार्ट में गलती, तो बी जाएगा आंसर, एकदम सही है। तो एरर के तीनों क्वेश्चन किस पे दे रखे थे? प्रीपोजिशन पे बेस्ड दे रखे थे। समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाओ, नंबर 7 से लेके 9 तक देखो मेरे भाई। 7 से लेके 9 तक क्या दे रखा है? फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, यानी फिलर वाले क्वेश्चन है। ग्रामर भी चेक कर सकता है और वोकेबलरी भी चेक कर सकता है। देखो पढ़ो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द पुलिस इज़, आगे क्या रखा? डैश ऑन हिज एक्टिविटीज़। तो पुलिस जो थी वो क्या कर रही थी? ऑन हिज एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? उसके क्रियाकलापों में, मतलब उसके जो भी कार्य कर रहा था उस पर क्या कर रही थी वो। अब देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने ईडीएम एक फिल करवाया है। अगर इस ईडीएम को अगर जानते होगे तो कर पाओगे, नहीं जानते होगे, नहीं सुना होगा इस वाले ईडीएम को तो नहीं कर पाओगे। तो ईडीएम पता होगा तभी कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को, और ना पता हो तो नोट कर लेना। ईडीएम एक होता है कीप, ईडीएम क्या होता है? कीप एन आई। क्या होता है ईडीएम? कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना किसी चीज़ पे, किसी पे नज़र रखना, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग ईडीएम का, नज़र रखना, नज़र रखना किसी चीज़ पे। तो ये होता है ईडीएम का मतलब, कीप एन आई। अब देखो ये वाला कहाँ पे? पहले ही ऑप्शन में है, कीपिंग एन आई। तो पुलिस इज़ कीपिंग एन आई, पुलिस जो है वो नज़र रख रही है कहाँ, किस पे? ऑन हिज एक्टिविटी, उसके क्रियाकलापों पे। तो आंसर कौन सा जाएगा? पहला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईडीएम का क्वेश्चन है तो ईडीएम तो फिक्स होता है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ो। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आर यू के बाद डैश स्टाम्प कलेक्टिंग। देखो पढ़ो क्या है? आर यू आगे स्टाम्प कलेक्टिंग, इंटरेस्टेड बाई, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड एट, इंटरेस्टेड अबाउट। देखो एक वर्ड ध्यान रखो, इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन चेक करनी है बस। ये भी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादातर दे रखे हैं इस वाले सेट में। किसके? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ ध्यान रखो, इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी आती है? एन आती है। तो यहाँ पे क्या आएगी?
एन आएगी। कौन से ऑप्शन में दे रखी है? बी ऑप्शन में दे रखी है, इंटरेस्टेड इन। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था ये वाला भी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। योर रिपोर्ट, देखो योर रिपोर्ट के बाद आगे डैश माई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कथन। तो तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है, तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो क्या करती है? मेरे स्टेटमेंट से क्या करती है? देखो दो ऑप्शन तुरंत काट दो देखते ही। क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हो इनमें जो है अप्रोच भी देखो साथ के साथ सीखते चलने हैं हम लोगों को, कैसे पेपर जो है सॉल्व करना है। जो ऑप्शन कट सकते हैं देखते ही तुरंत काटो। कौन सा ऑप्शन कट सकते हैं? बताओ बताओ। देखो बी और डी तुरंत काट दो। क्या क्यों काट दो? आईएनजी दोनों में लग के आ रही है, और देखो सीधा सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आएगी, या तो जो है हेल्पिंग वर्ब लगी होती है इसके बाद तो आईएनजी फॉर्म आती, तो ये दोनों तो कैसे भी नहीं हो सकते। अब ए और सी में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो बताओ कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है, कन्फर्म का मतलब क्या होता है? CONFRM। कन्फर्म का मतलब होता है एग्री करना किसी चीज़ से। और कन्फर्म सी वाले का मतलब होता है पुष्टि करना किसी चीज़ की। कोई चीज़ जैसे हमने तुमसे कही बताओ ये वाली बात सही थी, तुमने कहा हाँ बिल्कुल एकदम सही थी, तो उस चीज़ को बोला जाता है कन्फर्म, CONFIRM। तो आंसर यहाँ पे कन्फर्म न जाके क्या होगा? सी ऑप्शन होगा एकदम, कन्फर्म, पुष्टि करना। एग्री करने के सेंस में नहीं, पुष्टि करने। तो तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो मेरे स्टेटमेंट की पुष्टि करती है, मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है उसको सही ठहराती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रही बात है कि नहीं? बताओ हाँ या ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई। बोला करो बस, जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, हाँ या ना में जवाब दिया करो, आवाज़ तुम्हारी पहुँच जाएगी हम तक, बस बोलो। देखो क्वेश्चन 10 से लेके 12 तक किसके क्वेश्चन है? दिख भी रहा है सामने, किसके क्वेश्चन है? ईडियम और फ्रेज के क्वेश्चन है। पढ़ो ईडियम फ्रेज के क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टू गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट, कोल्ड माने ठंडा, फीट माने पैर, तो पैर ठंडे पड़ जाना, ऐसे बोलते नहीं आदमी, कभी कभार बोलते ठंडे पड़ गए। तो पैर ठंडे पड़ जाने का मतलब क्या होता है? पैर अगर ठंडे पड़ रहे हैं इसका मतलब वो आदमी कैसा हो गया? नर्वस हो गया, नर्वस, नर्वस हो गया, या फिर डर गया। नर्वस हो जाना विद फियर, इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे इडियम का मतलब ये होता है, नर्वस विद फियर, डर के साथ नर्वस हो जाना, भयभीत हो जाना, तो उसको बोला जाता है कोल्ड फीट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा ऐसा सेंस दे रहा है? ड्रेंच तो होगा नहीं, सुखाना होता। फेलिसिटेट, फियर, फीवर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फियर वाला ही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या दे रखा है? ईडियम है बी साइड द मार्क, मार्क से हट करके, बी साइड द मार्क, मार्क से हटके होना। कोई चीज़ अगर मार्क मतलब अपनी जगह से हटके है तो इसका मतलब कैसी है वो चीज़? परफेक्ट थोड़ी हो सकती, क्या हो सकती? परफेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? नॉट टू द पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। कोई चीज़ अगर अपने मार्क से हटके है, अपनी जगह से हट करके है, इसका मतलब पॉइंट से हट करके है, तो नॉट टू द पॉइंट, इसी को तो बोलेंगे नॉट टू द पॉइंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिलेवेंट तो हो नहीं सकता, ये तो उल्टा हो जाएगा इसी का। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, ये भी नहीं हो सकता। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे, ईडीएम का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है ईडीएम? ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स। अब देखो ये मीनिंग है, इसको नोट कर लेना। टेंटर हुक्स, कौन सा मीनिंग? टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? टेंटर हुक्स बताओ, अच्छा पता है तो। टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी समझते हो? एंग्जाइटी वाली स्थिति, एंग्जाइटी मतलब चिंता, टेंशन, वरी, तो वो वाली स्थिति जो होती है उसको बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। तो एंग्जाइटी बस देखनी है कौन से ऑप्शन में एंग्जाइटी वाला सेंस बनना है, या चिंता या वरी वाला सेंस बनना है। एंग्जाइटी है वरी भी लिख सकता है, वो ध्यान रखना, WORR। तो देखो 12 का ए ऑप्शन हैप्पी एंड एक्साइटेड, बी वाले में दे रहा है सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, बिल्कुल यही आंसर एकदम सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, एंग्जाइटी, इसका मतलब ही होता है एंग्जाइटी लिख के WORRY लिख सकता है, आगे ध्यान रखना। तो 12 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ जाओ, 12 नंबर के बाद आते हैं आगे बढ़ के 13 से 15 तक। देखो किसके क्वेश्चन है 13 से 15 तक? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यानी किसके हैं? 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है उसके बारे में, तुरंत क्वेश्चन पे आओ, फटाफट से लगाओ। पढ़ो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, इनहेरिटेड जो प्राप्त की जाती है, फ्रॉम वंस फादर अपने पिताजी से, और एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो ऐसी संपत्ति जो अपने पिताजी से या अपने पूर्वजों से हासिल की जाए, प्राप्त की जाए, तो ऐसी संपत्ति को क्या बोलते हैं? बताओ हिंदी में, ये वर्ड जरूर बता सकते हो, हिंदी पढ़ के आओगे तो। उसको क्या बोलते हैं? पिताजी से संपत्ति मिलती है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पैतृक, पैतृक संपत्ति बोलते हैं। नहीं, पिताजी की संपत्ति है पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला वर्ड हमेशा ध्यान रखो। कौन सा वाला? आगे भी मिलेगा बहुत जगह। पैट्री, PATRI, पैट्री का मतलब होता है, ये ध्यान रखो, हमेशा किससे रिलेटेड होगा? पैट्री जहाँ भी दिख जाए समझ जाओ फादर से रिलेटेड वर्ड है,
इसमें अगर फादर लग के आ रहा है किसी किसी भी जगह तो पैट्री वर्ड देखना और कुछ देखना ही नहीं, आंसर तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो पैट्री का मतलब पिताजी से लेना देना होता है। तो फादर की बात चल रही तो पैट्री मनी बोलेंगे उसको, पैतृक धन या पैतृक संपत्ति। आंसर कौन सा है? पहला वाला ही आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ किस पे, अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन के मतलब पता है कि नहीं। मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े का सिपाही, भाड़े का सिपाही मतलब जो पैसे के लिए कुछ भी काम करे। और सी ऑप्शन क्या दे रखा है? हेरेडिटरी। सी ऑप्शन में क्या देखा? हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जो जीन्स में हो, जो किसी आदमी के वंश में शामिल हो, वंशानुगत हिंदी में बोलते हैं इसको। और डी वाला क्या है ऑप्शन? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। क्रेसी जहाँ भी लगाओ वो गवर्नमेंट होती है, आगे मिलेंगे इसके भी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ, फटाफट से करते हैं। ए पर्सन हु इज़ वुमेनिस। देखो बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं। और डेली के डेली ये कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट की क्लास होती है और 25 क्वेश्चन एक सेट हम पूरा कर लेते हैं इसमें। और 25 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं केवल 25 क्वेश्चन ही सीख रहे हैं, कई मीनिंग नए मिलते हैं, कई क्वेश्चन जो है तरीके नए पता चलते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई। आगे बढ़ो। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए पर्सन हु इज़ वुमेनिस इन हिज हैबिट्स। तो ऐसा आदमी, वुमेनिस का मतलब क्या? वुमेन देखो वर्ड आ रहा है WMN, वेमेन। जो ऐसा आदमी जिसकी आदतें, हैबिट मतलब आदतें कैसी होती हैं? वुमेनिस मतलब औरतों के जैसी होती हैं। तो ऐसा आदमी जिसकी आदतें औरतों के जैसी होती हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ? ऐसे आदमी को बोला जाता है, मीनिंग ध्यान रखना, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोलते हैं एफीमिनेट। सी ऑप्शन। एफीमिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में तुमने सुना होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं जनका। जिनका मतलब जो औरतों की तरह बिहेव करता हो, वैसे बोलने में सही नहीं लगता बट क्या है, औरतों की तरह बिहेव करने वाला आदमी, जिसकी बात करने का तरीका भी वैसा हो और वैसे ही काम करता हो, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? एफिमिनेट बोलते हैं। आगे ऑप्शन और भी देख लो। फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट पहला ऑप्शन क्या था? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। नारीवादी का मतलब जो औरतों के हित के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो, औरतों के भलाई के लिए काम करता हो, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं फेमिनिस्ट। ए ऑप्शन। और बी वाला क्या है? फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट होता है, फिलो जहाँ भी दिख जाए इसका मीनिंग होता है लवर। तो लवर ऑफ विमेन, जो औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत न करके क्या करता हो? प्रेम करता हो औरतों से, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। समझ में आई बात? आगे बोलो। डी वाला तो जानते हो कि फेमिनिन जेंडर, रिलेटेड टू विमेन होता है फेमिनिन का मतलब। 15 नंबर क्वेश्चन पे आओ, वन वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। तो क्या बोल रहा है बताओ? अच्छा, वन हु इज़ कन्वर्टेड, ऐसा आदमी जो कन्वर्ट कर जाए अपने रिलीजन को दूसरे में, मतलब ऐसा आदमी जो अपने धर्म को दूसरे में बदल दे, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं बताओगे? ऐसे आदमी को बोलते हैं, देखो अच्छा वर्ड है वैसे ये वाला वर्ड ध्यान रखना है, आगे भी मिल सकता है। कौन सा बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम प्रोज। कौन सा? सी वाला ऑप्शन, प्रोजलाइट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजलाइट। सी ऑप्शन एकदम सही है, जो अपने धर्म को बदल दे, दूसरा धर्म धारण कर ले, ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रोजलाइट बोलते हैं। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन। इस वाले का आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, जो तीर्थ यात्रा पे जाए। और पॉलीथीस्ट का मतलब क्या होता है? पॉलीथीस्ट, पॉलीथीस्ट होता है जो कई जो है भगवानों को मानता हो, पॉलीथीस्ट। और आगे कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है प्रेस वाइट। प्रेस वाइट का मतलब जान लो। प्रेस वाइट का मतलब होता है क्रिश्चियन, रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च। जो क्रिश्चियन जो चर्च होते हैं उसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको प्रेस वाइट बोलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हो गए, आगे बढ़ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 16 से लेके 20 तक किसके क्वेश्चन है? इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, दिख भी रहा। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है कि नहीं? देखो देखो इधर लिखा है इंप्रूवमेंट। पढ़ो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डू यू हैव सम शुगर। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, बताओ कैसे आसान बन गया आंसर इसका? तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। कौन सा? पहला वाला। इतनी जल्दी कैसे टिक कर पाओगे? देखो इसलिए कर पाओगे। डू यू हैव सम शुगर, एक बात बताई थी एडजेक्टिव में, ये वाली बात आई थी एडजेक्टिव में। क्या आई थी? क्या आई थी एडजेक्टिव में बात? बताओ, पढ़ के आए हो तो बताओ। अच्छा, एडजेक्टिव में बात ये आई थी कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है? अगर सेंटेंस नेगेटिव है प्लस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव एनी का यूज़ करते हैं किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और पॉजिटिव अगर सेंटेंस तो सम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है डू लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के लिए भी या इसके लिए क्या करेंगे हम? एनी का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डू यू हैव एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास कोई भी मतलब बिल्कुल भी चीनी है? तो ये पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा जाएगा बताओ? आंसर जाएगा इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एनी शुगर। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहा है? नाम दे रखा आदमी का, क्या है बताओ पढ़ के? IAGO, यागो।
नाम है आदमी का इयागो लाइड, LIED, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इयागो लाइड टू ओथेलो, ओथेलो भी नाम है आदमी का। इयागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, अबाउट हिज वाइफ का मतलब अपनी पत्नी के बारे में क्या किया उसने, लाइड, लाइड का मतलब लाई से बना हुआ है, लाई की सेकंड फॉर्म, लाई माने जानते हो, LIE, लाई का मतलब झूठ बोलना, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो इयागो ने झूठ बोला ओथेलो से अपनी वाइफ के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, तो झूठ बोला। तो एक बात बताओ, लाई लाई, अब ये ध्यान रखना है, बस यही चीज़ पहचाननी थी इस वाले सेंटेंस में। अब ऑप्शन में ले दे रखा है, लेन दे रखा है, लेड दे रखा है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी थी, कौन सी वाली, कि लाई जो वर्ड होता है LIE, इसकी फॉर्म में बस पता होनी चाहिए थी, वही चेक करवा रहा था। तो लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, LIED, लाइड। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, इन सब का मतलब क्या है, झूठ बोलने के सेंस में। और जो जो बी और सी वाले ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये भी इसी वाले वर्ड से बने हैं, लाई। इस लाई वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जान गए अभी, झूठ बोलना होता है, और दूसरा इसी वाले का मतलब होता है लाई, लाई मतलब होता है पड़े रहना। क्या होता है इसका मतलब, पड़े रहना, मतलब कोई चीज़ कहीं पे पड़ी है, कोई इंसान कहीं पे पड़ा है, वहीं पे जो है बना रहता है, तो उसको बोलते हैं लाई। तो इसकी जब पड़े रहने के सेंस में बात होगी, तो इसकी फॉर्में क्या होती हैं, ले और लेन, या फिर लेड, LAID, लेड और लेड, सेकेंड और थर्ड। तो लाई ले लैन होती है, या लाई लेड लेड होती है, तो ये होती है फॉर्म। तो यहाँ पे झूठ बोलने का ही सेंस तो बनना है, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में, तो पड़े रहने का तो सेंस ही नहीं। तो आंसर कौन सा जाएगा इस वाले का, लाइड लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, तो ये जाएगा नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, एकदम सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 18। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, टू टेल द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी को बताया जाए। तो आगे क्या दे रखा है, अंडरलाइन, इन नट सेल, नट सेल का मतलब समझो, इन नट सेल, देखो ईडियम चेक करवा रहा है यहाँ पे, अगर ईडियम पता है तुरंत कर लोगे, ईडियम चेक करवा रहा है। ईडियम क्या होता है, अगर ईडियम पता है तो कुछ भी नहीं सेंटेंस के अंदर, ईडियम बस ध्यान होना चाहिए, ईडियम होता है इन ए नट सेल। क्या होता है ईडियम, इन ए नट सेल, ये ईडियम होता है। तो ए लग के आता है, उसने ए नहीं लगाया यहाँ पे, बस यही गलती थी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इन ए नट सेल, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, पहला। इन ए नट सेल का मतलब होता है ब्रीफ मैनर, ब्रीफ मैनर का मतलब संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब छोटे तरीके से। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, टू टेल द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी को बताया जाए, इन ए नट सेल, छोटे संक्षिप्त तरीके से बताया जाए, तो आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, पढ़ो 19 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता। इट इज़ ऑल बट सेम, ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और को, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त। ऑल बट सेम, तो कहना क्या चाह रहा है, आप सेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस लास्ट तक पढ़ो मेरे भाई। तो क्या है देखो, इट इज़, देखो एक एक यहाँ भी नोट कर लेना, ये इडियम टाइप का ही फ्रेज होती है, ऑल, कौन सी फ्रेज होती है, देखो ऑल द सेम, ये फ्रेज होती है, ऑल द सेम, याद ही करनी पड़ेगी, अगर ये वाली पता है तो कर लोगी। ऑल द सेम का मतलब होता है, ऑल द सेम का मतलब होता है नॉट डिफरेंट, ऑल द सेम का मतलब क्या होता है, नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट का मतलब जैसा है वैसा ही, बिल्कुल भी हटके ना होना, उसी को तो बोलोगे नॉट डिफरेंट। डिफरेंट के आगे नॉट लगाया, यानी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, यानी जैसा है वैसा ही। तो ऐसा क्यों हुआ कि जैसा है वैसा ही आंसर आया, देखो इट इज़ ऑल द सेम, आंसर आएगा यहाँ पे बी वाला, इट इज़ ऑल द सेम, इट इज़ ऑल द सेम टू मी, ये बिल्कुल वैसा ही है, वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई और कोलकाता, वो ये बोल रहा है या तो मुझको मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए यार कोलकाता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दोनों जगह मेरे लिए वैसा ही रहेगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑल द सेम, न कि ऑल बट सेम, तो आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलो फटाफट से क्या बोल रहा है, डेस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, उसके पिताजी की फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल का मतलब क्या है, वित्तीय, असिस्टेंट मतलब सहायता, वित्तीय मदद या सहायता के बावजूद भी, ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा कैसा था, अपने पिताजी की वित्तीय सहायता के बावजूद वह हमेशा कहता था, कैसा था, हार्ड ऑन। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आ गई, और ये पता होगी तभी कर पाओगे, फ्रेजल वर्ब याद करनी पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आती है, हार्ड ऑन कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब एक आती है, कौन सी वाली आती है, एक ही फ्रेजल वर्ब होती है, बाकी की ये 3 4 जो भी दे रखी हैं एक भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, कौन सी आती है, हार्ड अप, ये नोट कर लेना। हार्ड अप का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, हार्ड अप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब पैसे की तंगी होना, उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ, हार्ड अप। तो उसके पिताजी की वित्तीय मदद के बावजूद वह हमेशा कैसा रहा, हार्ड अप रहा, हार्ड अप का मतलब
कंगाल ही रहा, कंगाल का मतलब सॉर्ट ऑफ मनी रहा हमेशा। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई होगी बिल्कुल बात। क्वेश्चन निपटा दिया हमने 20। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ जाओ। पैसेज करवाएं कि ना करवाएं बताओ मेरे भाई, खुद तो कर नहीं रहे हो बिल्कुल तुम। चलो देखो, अच्छा पैसेज भी करते हैं। 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन दे रखे हैं किसके? पैसेज के। पढ़ो पैसेज, लंबा चौड़ा तो नहीं है पैसेज, लेकिन अच्छा पैसेज दिख रहा है, पढ़ो। पहली लाइन पढ़ो, तुरंत हिंदी में कन्वर्ट करते चले जाओ, लास्ट में एकदम से फिर क्वेश्चन करेंगे। इवन द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स, इवन का मतलब यद्यपि, द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स, मेजोरिटी मतलब अधिकांश, ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े लोग। तो इवन द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स मतलब अधिकांश बड़े जो लोग हैं, यहाँ तक कि टर्न देयर होम्स, टर्न माने बदल लेते हैं, देयर होम्स मतलब अपने घरों को, इनटू हाइव्स, किस चीज़ में बदल लेते हैं? इनटू हाइव्स। हाइव्स मतलब होता है छत्ता, छत्ता देखा बर्रैया का छत्ता, तो उसको बोलते हैं छत्ते में बदल लेते हैं। ऑफ बरी, किसके छत्ते में बदल देते हैं? बरी मतलब चिंता, चिंता के छत्ते में बदल देते हैं अपने घरों को। कौन? अधिकांश लोग, बड़े लोग, एल्डर्स मतलब हमसे जो बड़े होते हैं। एज दे हैव टू लिटिल टू डू, क्यों? एज का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? क्यों, क्योंकि दे हैव टू लिटिल, मतलब दे हैव टू लिटिल का मतलब क्या? क्योंकि उनके पास बहुत कम होता है टू डू, करने को, टू डू का मतलब करने को, क्योंकि उनके पास बहुत कम होता है करने को, इन टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय, मतलब टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा होता है लेकिन करने को कुछ नहीं होता। मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास समय तो बहुत होता है लेकिन कर क्या पाएंगे? कर कुछ भी नहीं पाते हैं। तो टाइम बहुत है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं, इसलिए अपने घरों को किस में बदल देते हैं? चिंताओं के, तभी तो चिंता में ही रहते हैं वो लोग हमेशा। आगे पढ़ो। दोज हु हैव रिटायर्ड, दोज मतलब वो लोग, हु माने जो, हैव माने, हैव रिटायर्ड मीन्स जो रिटायर हो चुके हैं। 10 इस प्रकार, फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, इस प्रकार उनको कैसा? फाइंड माने पाते हैं, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट को, सेवानिवृत्ति को कैसा पाते हैं? टायरसम, टायरसम का मतलब होता है बोरिंग। तो भाई जो रिटायर हो जाएगा आदमी इस तरह की रिटायरमेंट को, कैसा उसको बोर नहीं हो जाएगा वो? भाई जब रिटायर होके आया है और पूरे दिन खाली अगर घर में पड़ा है, करने को काम बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है, तो बोर नहीं हो जाएगा? तो वही बोल रहा है, बोर हो जाते हो। बहन हॉबीज़, आगे वाली लाइन में पढ़ो। बहन हॉबीज़, बहन हॉबीज़, हॉबीज़ मतलब आदतें, जब आदतें, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब उस स्थान पर, किसके स्थान पे? आदतें। कुड हैव टर्नड इट इनटू ए पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब ये बोल रहा है जो आदतें उनकी थी वो कुड हैव टर्नड मतलब बदली जा सकती थी, इनटू ए पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, किस चीज़ में? पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी के पीरियड में। क्रिएटिविटी मतलब नयापन, मतलब कुछ ऐसी आदतें उनके अंदर आ सकती थी जिससे कि वो नयापन कुछ ला पाते। एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। और जब नयापन कुछ लेके आते तो उन्हें संतुष्टि भी मिलती कि टाइम हमारा सही जगह जा रहा है। आगे पढ़ो अगली लाइन, अगला पैराग्राफ। दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी, ये जो कॉमन प्रॉब्लम मतलब आम समस्या है किस चीज़ की? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। टू यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब उपयोग करने की। लेजर मतलब फुर्सत को। प्लेजरेबली, प्लेजरेबली का मतलब होता है सुखपूर्वक। एंड प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली का मतलब फ़ायदेमंद तरीके से। इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रुकी हुई नहीं है। टू इंडियंस, केवल इंडियंस, भारतीय लोगों तक नहीं है केवल ये रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित नहीं है। कहाँ तक? भारतीयों तक। मतलब ये जो समस्या है ये केवल भारतीयों की समस्या नहीं है, और भी लोगों की है। अब पढ़ो किन किन लोगों की, आगे बता रहा है। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। मीनिंग जो भी नया मिले नोट कर लिया करो मेरे भाई, कितनी बार बताएं। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में। इनफैक्ट जापानीज़, जापानीज़ का मतलब जानते हो? जापानी लोग आर द वर्स्ट सफरर्स, मतलब अब उसने ये भी बोल दिया केवल इंडिया वाले ही नहीं है इस समस्या से जूझ रहे। जापानी जो लोग होते हैं वर्ष सफरस मतलब इंडिया वालों से भी ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं इन चीज़ों को लेके। देयर वीकेंड्स, उनके जो वीकेंड होते हैं, वीकेंड का मतलब जानते हो? वीकेंड मतलब वीक के लास्ट वाले जो दिन होते हैं, संडे सैटरडे, तो देयर जो वीकेंड होते हैं, रादर देन इंक्रीज देयर एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, उनके एंजॉय लाइफ के एन्जॉयमेंट को बढ़ाने की बजाय हैव रैक्ड हैवॉक, वो क्या करते हैं? तबाही और मचा देते हैं। मतलब जो उनके वीकेंड होते हैं उनको कायदे में एन्जॉयमेंट देना चाहिए उनके जीवन को, लेकिन वो तबाही मचाते हैं। हैवॉक का मतलब तबाही मचाना। ऑन देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, किस चीज़ पे तबाही मचाते हैं? उनकी हेल्थ पे भी और हैप्पीनेस पे भी। मतलब जापानी लोग भी परेशान हैं। अनेबल टू, आगे वाली लाइन पढ़ो। अनेबल टू व्हाइल अवे द लॉन्ग, अनेबल टू व्हाइल अवे द लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स, अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स का मतलब क्या? अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स का मतलब है, मतलब कैसे घंटे, कैसे घंटे जो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से प्लान नहीं किए गए हैं। मैनी ऑफ देम, आगे वाली लाइन पढ़ो। मैनी ऑफ देम
मैनी मतलब कई, ऑफ देम उनमें से कई, हैव बीकम एडिक्ट, उनमें से कई लोग क्या हो जाते हैं, बीकम माने बन जाते हैं, एडिक्ट मीन्स आदि, किस चीज़ के आदि, और एडिक्ट टू, देखो एडिक्ट के बाद टू आती प्रीपोजिशन, एडिक्ट टू कॉफ़ी, किस चीज़ के आदी हो जाते हैं, कॉफ़ी के, और हार्ड लिकर या फिर दारू के, शराब के, हार्ड लिकर का मतलब क्या होता है, शराब, एंड हैव इवन टेकन टू गैम्बलिंग, और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ तक कि गैम्बलिंग तक पहुँच जाते हैं, मतलब शराब पीना शुरू करता है, कॉफ़ी पीना शुरू करता है, फिर किसका एडिक्शन लगता है उसको, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। आगे वाली लाइन पढ़ो जल्दी से फटाफट, हाउ हैज़ दिस सोशल मेलेडी केम अबाउट, देखो कितनी बढ़िया लाइन बोल रहा है, हाउ हैज़ दिस सोशल मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, मीनिंग आया, नया नोट किया, हाउ हैज़ दिस सोशल मेलेडी कम अबाउट, मतलब ये बोल रहा है ये वाली जो सोशल बीमारी है, मेलेडी मीन्स बीमारी, सोशल माने जानते हो सामाजिक, ये वाली जो सामाजिक बीमारी है, कम अबाउट कैसे आई, कम अबाउट, हाउ लगा हुआ आगे, आगे बोलो, अब बोल रहा है खुद ही जवाब देगा, पूछ रहा है पहले कैसे आई, आयरोनिकली का मतलब क्या, व्यंग्यात्मक रूप से, द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, जो सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम है, इज़ द मेन कल्प्रिट, वो ही मेन अपराधी है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है जो सिलेबस लोडेड हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें केवल सिलेबस करवाया जाता है, केवल सिलेबस बेस्ड है एजुकेशन, वो ही मेन अपराधी है। इट प्लेसेस, वो क्या करता है, ये इट प्लेसेस, ये प्लेस करता है हैवी वर्कलोड, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड क्या कर देता है, प्लेस कर देता है, रख देता है, किसके ऊपर, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर, भाई बिल्कुल रखेगा, बच्चों के ऊपर ऐसा रहता है कि नहीं, सिलेबस खत्म करना, सिलेबस खत्म करना, तो वो सिलेबस में ही लगे रहते हैं, जीवन जीना भूल ही जाते हैं, वही बात बोल रहा है वो, एंड यूथ, और किसके ऊपर, यूथ के ऊपर, लेइंग एम्फेसिस एज, एम्फेसिस मतलब क्या करता है वो, दबाव डालता है, एज इट डज ऑन मेमोरी, किस चीज़ पे दबाव डालता है, मेमोरी पे, रादर देन इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंस तो नहीं बन पाता आदमी, मेमोरी बेस्ड बन जाता है, देखिए रट्टू तोता आदमी बन जाता है, तो मेमोरी पे दबाव डालता है, रादर देन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पे डालने की बजाय, तो ये था पैसेज, किस चीज़ के बारे में था, समझ गए होगी, हॉबीज़ के बारे में था। अब पढ़ो, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 21 देखो फटाफट से, पहला क्वेश्चन पैसेज का क्या बोल रहा है, वाई डू ए मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स, वाई डू, क्या बोल रहा है, वाई डू ए मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, मतलब ये कह रहा है जो मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड लोग होते हैं वो रिटायरमेंट को बोरिंग क्यों जो है मानते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि बोरिंग है, बताओ आंसर पढ़ो, पहला ऑप्शन, बिकॉज देयर होम्स हैव टर्न इनटू हाइव्स ऑफ बरी, क्योंकि उनके घर छत्ते में बन जाते हैं चिंताओं के, बी वाला पढ़ो, बिकॉज दे डू नॉट हैव हॉबीज़ टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम, बिल्कुल सही बात है, देखो इधर कहीं पे आई थी, दोज हु हैव रिटायर फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, वैन, देखो बोला टायरसम कब हो जाता है, बोरिंग कब हो जाता है उनका रिटायरमेंट, वैन हॉबीज इंस्टेड कुड हैव टर्न्ड इनटू क्रिएटिविटी एंड कंटेनमेंट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला बी वाला आंसर होगा इसका सही आंसर, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव हॉबीज़, उनके पास कोई आदतें नहीं होती हैं जिससे कि वो फ्री टाइम में उसको यूज़ कर पाएँ, इसलिए बोरिंग हो जाती है उनकी लाइफ रिटायरमेंट के बाद। क्वेश्चन पढ़ो 22, हाउ हैव द जापानीज़ बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, मतलब ये बोल रहा है वो, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ पूछ क्या रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाए तो पैसेज पढ़ने का भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो बोल रहा हाउ हैव द जापानीज़ बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, जो जापानीज़ लोग होते हैं उनको उनके वीकेंड से क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है बताओ, तो देखो जापानी, इंडिया की तो बात की थी उसने, जापानीज लोगों को और ज़्यादा ख़राब बताया, उनका तो वीकेंड और ज़्यादा ख़राब होता था, उनको क्या मिलता था वीकेंड से, दे हैव इंक्रीज इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट कहाँ मिलता था, उनकी तो और ज़्यादा लाइफ ख़राब थी इंडिया वालों से भी ज़्यादा, दे एन्जॉय हेल्थ, बिल्कुल नहीं, दे यूज़ देयर फ्री टाइम टू इंक्रीज दे, इन्जॉयमेंट की तो बात ही नहीं, मैंने इन्जॉयमेंट तो नसीब ही नहीं होता है क्योंकि इंडिया वालों से भी ज़्यादा हालत ख़राब है, तो आंसर डी वाला देखो पढ़ो, दे बिकम एडिक्ट टू कॉफ़ी और हार्ड लेकर एंड ड्रिंक, यही आया था कि नहीं आया था, कॉफ़ी पीने के, दारू पीने के या गैम्बलिंग के आदी हो जाते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, आगे बढ़ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन पे, द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, जो सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो क्या करता है बताओ, प्लेस ए हैवी बर्डन ऑन यूथ, यूथ पे क्या करता है, हैवी बर्डन डालता है, बिल्कुल डालता है, यही तो आया था, देखो कहाँ पे आया था, अभी देखो यही वाली सेम लाइन आई थी, दो कौन सी आई थी, लोडेड एजुकेशन इज द मेन कल, इट प्लेसेस हैवी वर्कलोड ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, आया था कि नहीं आया, तो यही आंसर होना चाहिए कायदे हमारा, कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, वैसे आंसर कौन सा है, पहला ही है, इज द करेक्ट आंसर, देखो बाकी के एकदम फालतू के ऑप्शन दे रखे हैं, या सिलेबस बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा दबाव डालता है यूथ पे और चिल्ड्रन पे। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो जल्दी से फटाफट, द ऑथर थिंक्स, ऑथर मतलब
ऑथर मतलब लेखक, थिंक्स मतलब सोचता है, क्या सोचता है बताओ, ऑप्शन पढ़ो, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, क्या सोचता है। अथॉरिटीज़ आर मोर अप्रिशिएटिव ऑफ सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम के लिए, तारीफ़ की जानी चाहिए, वो तो ख़राब ही काम कर रहे हैं, तो तारीफ़ तो की नहीं जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। बी वाला, हॉबीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हॉबी जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मतलब ख़राब परिस्थितियों को बदलने में। यही वाली बात के ऊपर तो पूरा पैसेज है कि अगर हॉबीज़ अगर सही से यूज की जाए तो जो खाली टाइम होता है उसमें आदमी बहुत कुछ कर सकता है क्रिएटिव। तो यही तो बोला गया है पूरे पैसेज में। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला पैसेज समझो। सी वाला तो हो नहीं सकता, और क्योंकि सी वाला क्यों नहीं होगा, डिस्करेज्ड बोल रहा है आगे, करिकुलर एक्टिविटीज़ आर डिस्करेज्ड, डिस्करेज थोड़ी होती हैं एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ फटाफट से। पैसेज और लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो एकदम जान लगा के। क्या है, द पैसेज टेल्स अस, पैसेज जो है बताता है हमें, क्या बताता है बताओ, हॉबीज़ आर बेस्ट ऑफ टाइम, हॉबीज़ क्या है, बेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो बोला ही नहीं है, ये तो बोला ही गया है, ये तो बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है। बी वाला पढ़ो, हॉबीज़ प्ले ए क्रूशियल रोल, हॉबी जो होती हैं आदतें हमारी, प्ले माने प्ले करती हैं क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल, भूमिका इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो हॉबीज़ होती हैं, जो आदतें होती हैं, वही तो क्रिएटिव बनाती हैं आदमी को, तो क्रूशियल रोल है उनका कि नहीं है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का, मैं आदमी की कि नहीं है बताओ मेरे भाई। बिल्कुल है, आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया था पैसेज एकदम ज़बरदस्त। सी वाला क्यों नहीं होगा, हॉबीज़ हॉबीज़ रैक हैवॉक, ये बर्बाद थोड़ी करती हैं हॉबीज़, हॉबीज़ तो आदमी को क्रिएटिव बनाती हैं। डी वाला क्या है, हॉबीज़ कैन टर्न अस एडिक्ट ऑफ कॉफ़ी, हॉबी थोड़ी एडिक्ट कर देगी कॉफ़ी में। तो ये बी सी और डी तो हो नहीं सकते, आंसर होगा बी। पैसेज था एकदम ज़बरदस्त और पूरा पेपर भी था हमारा एकदम ज़बरदस्त। तो समझ में आई होंगी बातें, बिल्कुल आई होंगी, नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना। और वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाई, बिल्कुल करोगे, और शेयर भी करो अब दबा के, ठीक है। और चैनल को अपने कर लो अब सब्सक्राइब, वीडियो रोज़ाना मिलेगी एक, और जल्दी वोकेबलरी की स्टार्ट होगी क्लासेस, तो पढ़ते रहो मन लगा के। ओके, टेक केयर, मिलते हैं कल।